आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्यापार से साम्राज्य तक, लेसन पढ़ रहे थे सेकेंड। हमने पढ़ा था इसमें प्लासी का युद्ध किस किसके बीच हुआ और उससे पहले किस तरह से अंग्रेज जो है इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने कैसे सत्ता स्थापित की थी। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब उसका सिराजुद्दौला जो है हरा दिया गया था प्लासी के युद्ध के बाद, तो किस तरह से जो कंपनी के जो अफसर थे यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो किस तरह नवाब बन बैठे थे। ये प्लासी के युद्ध पे जो बंगाल के असली नवाब थे वो इसलिए बातें करते थे कि भाई कंपनी के जो अफसरों को जो तोहफे दिए जाएं, यानी कि राजा की तरफ से जो तोहफे दिए जाएं तो वो कौन देगा कि ज़मीन का बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो मैंने बताया था ना, रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी के युद्ध में अपनी पूरी भूमिका निभाई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में जो है दौलत जमा कर दी थी, इतनी सारी जो दौलत इकट्ठी कर दी थी, क्योंकि वो जो बंगाल के जो नवाब थे उनसे जो वो गिफ्ट लेता था यानी कि जो प्राइज लेता था उसमें वो पैसा ही मांगता था, यानी कि तो उसने धीरे धीरे अपने भ्रष्टाचार को इतना ज़्यादा फैला लिया कि धीरे धीरे बहुत सारा जो है पैसा इकट्ठे कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई कंपनी के जो सभी अफसर थे क्लाइव की तरह जो धीरे धीरे क्या करने लगे थे, दौलत इकट्ठे करने लगे थे। और बहुत सारी जो बीमारी और लड़ाइयों के कारण जो कम उम्र के जो लोग थे यानी युद्ध वगैरह में, और वो क्या है मौत के हवाले होने लगे थे, मौत का निवाला बनने लगे थे। और धीरे धीरे उनमें से बहुत सारे जो साधारण परिवार से आए थे उनकी जो इच्छाएं थी वो वहीं की वहीं दफन हो गई थी। इस तरह देखा जाए तो धीरे धीरे जो अंग्रेज लोग थे वो बंगाल पर अपना पूरी तरह से शासन स्थापित करने लगे थे, धीरे धीरे वही अपनी संपत्ति इकट्ठे करने लगे थे। उसके बाद पढ़ेंगे भाई कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन ये था कि भाई 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो 1757 से लेकर 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय जो राज्य थे वो उनके कब्जे कर लिए थे, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। उसमें जैसे बक्सर की लड़ाई आती है, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये तो हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 में। उसमें जो भारतीय जो रियासतें थी यानी कि भारतीय जो छोटे जो केंद्र थे उसमें रेजिडेंट तैयार कर दिए थे। किसने? अंग्रेजों ने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। और वो जो कंपनी के राजनीतिक और व्यवसाय जो प्रतिनिधि होते थे उनका कंपनी के हितों की रक्षा करना एक काम होता था, क्योंकि रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे भारतीय राज्यों के जो भीतरी जो मामले थे उनमें वो दखल देने लगे थे रेजिडेंट्स के रूप में। अंग्रेजों ने क्या करा था भाई, रेजिडेंट्स वो कर दिए थे, तो वो जो रेजिडेंट्स जो थे वो क्या करने लगे थे, वो धीरे धीरे जो हमारे इंडिया के जो राजा थे उनके भीतरी जो कार्य होते थे उन पर अपना पार्टिसिपेट करने लगे थे। तो अब अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, कौन इस रियासत को संभालेगा, इस तरह से ये धीरे धीरे ये अपने रेजिडेंट के द्वारा करने लगे थे। उसके द्वारा एक सहायक संधि थोप दी गई थी, किसके ऊपर? भारतीय राजाओं के ऊपर एक सहायक संधि थोप दी गई थी जो कि रियासती बंदोबस्त को मान ली गई थी, उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार। अब जिन राजाओं ने इसको मान लिया था, सहायक संधि को मान लिया था, तो उनको एक अधिकार दिया गया था कि भाई वो अपनी तरफ से सेनाएं रख सकते हैं। अगर वो जो राजा अब इस पर सहायक संधि को नहीं मानेगा तो उसे क्या है, उसके बाद वो जो अंग्रेज थे वही सहायक संधि रख सकते थे। ये तो था आपका प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब पढ़ेंगे कि भाई मराठों से लड़ाई में क्या हुआ था, कि मराठे कहाँ थे? मराठे जैसे शिवाजी जो हैं, शिवाजी महाराज के बारे में सुना है ना, तो वो कौन थे? वो मराठे थे। तो पानीपत की इसमें तीसरी लड़ाई के बारे में करेंगे जो 1761 में हुई थी, जो कि देश का शासन किसके हाथ में था? मराठों के हाथ में था। दिल्ली का शासन चलाने वाले जो मराठे थे उनके जो राज्यों को अंग्रेजों ने धीरे धीरे छीन लिया था, चूर बूर कर दिया था। और उनके जो मराठों के जो राज्य थे उनके कई जो जैसे पेशवा होते हैं, उनके जो राजा होते हैं मराठों को, उनको पेशवा बोला जाता था। पेशवा जो थे उनके राज्यों को धीरे धीरे हड़पना शुरू कर दिया था। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी के जो मराठे थे भाई वो जब अब धीरे धीरे उन्होंने करा था, तो जो मराठे भी थे वो भी अंग्रेजों के सामने अपने धीरे क्या करने लगे थे, घुटने टेकने लगे थे। तो देखा जाए तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और मराठों के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने अपने कुछ दिमागी उससे धीरे धीरे अपने चालबाजों से धीरे इन राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये सारे राज्य थे। ऐसे ही सर्वोच्चता का दावा भी इसमें जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था
जो कि गवर्नर जनरल बनकर आया था 1823 में। ये देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो कि 1823 में आया था। उसने एक नई नीति शुरू कर दी थी। उसका दावा था कि भाई सत्ता का जो सर्वोच्च है वो भारतीय राज्यों से ऊपर होता है, तो उसकी रक्षा के लिए भारतीय की रियासतों का अधिकरण कर दिया जाए। तो उसने अपने पास एक वो बना ली थी कि भाई एक ही धीरे धीरे की जो उनके राज्य हैं, तो उन्होंने क्या करा था कि धीरे धीरे अपने राज्यों में उनको शामिल कर दिया था। तो उनके जो उनको दबाने के लिए कई जो वो थी, जो रानियाँ थी, राजा थे, उन्होंने भी उसके विरुद्ध जो है अपने हथियार उठा लिए थे, परंतु उन्हें धीरे धीरे क्या मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये आपका मराठों से युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। अब पढ़ेंगे कि बिल्ले नीति क्या थी। बिल्ले नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। बिल्ले नीति के अकॉर्डिंग किसने चलाई थी? बिल्ले नीति लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि एक अंग्रेज़ था। उसकी ये नीति थी कि बिल्ले नीति के कारण कि भी जो भी भारतीय जो भी राजा होगा और जो निसंतान होगा, यानी कि किसी भारतीय राजा पर कोई संतान नहीं होगी, तो उसके राज्य को धीरे धीरे किसमें मिला लिया जाएगा? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। अब क्या ही ऐसे राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी, तो उनको ये अधिकार नहीं था कि भाई वो कोई पुत्र गोद ले लें, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी और उनके राज्य को धीरे धीरे किसमें मिला लिया गया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जैसे उदयपुर है, सतारा है, नागपुर है, झांसी है, उदयपुर, ये कई ऐसे राज्य थे जिनको धीरे धीरे मिल दिया था। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी निसंतान थी, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु उन्होंने ये ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से अपने राज्य को अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलने देगी। परंतु बाद में उन्हें भी मार दिया गया और उनके उस राज्य को भी, झांसी के राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। किसकी नीति के कारण? बिल्ले नीति के कारण। अब पढ़ेंगे भाई कंपनी की एक फ़ौज क्या थी। कंपनी की फ़ौज थी कि भाई जो भी कंपनी एक फ़ौज स्थापित करेगी और उसमें जो घुड़सवार होंगे या पैदल सब चलने वाले या तीर तलवारबाजी वाले जो जितने भी जो राजा होंगे, मुगल जो होंगे, उन पर एक सिपाही मुहैया कराया जाएगा और उसका परीक्षण दिया जाएगा, सैनिक परीक्षण। परंतु उनका जो खर्चा कौन उठाएगा? उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनका सारा खर्चा उठाएगा भारतीय राजा, यानी कि अंग्रेज़ सेना रखेंगे, परंतु उसका जो खर्चा कौन उठाएगा? सारा अंग्रेजी भारतीय राजा उठाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए अपनी कूटनीति के कारण धीरे धीरे निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीयों ने, अंग्रेज़ों ने किस तरह अपनी बेकार की कूटनीति से भारत के कई राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला दिया। आज के लिए इतना ही। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें जैसे यहाँ पे दे रखा है कि दक्षिण में दास व्यापार किस तरह से हुआ था, भाई दासों का व्यापार किस तरह से हुआ था, ये सारे दे रखे हैं। मैंने भी बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। भाई जो सुल्तान थे, टीपू सुल्तान थे, उन्होंने अपने वहाँ से मिर्च ले जाना वो बंद कर दिया था। यूरोपीय कंपनियाँ भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई, ये भी पढ़ाया था मैंने कि भाई सूती कपड़ा, मसाले यहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए सहायक संधि अभी पढ़ाया था कि सहायक संधि के अनुसार जो नहीं मानेगा उसके राज्य को अंग्रेजी में मिला लिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आज के लिए इतना ही।